ओके, रिकॉर्डिंग है। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट 50 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस। सॉरी, मैंने करंट अफेयर गलती से बोल दिया। हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक ना? चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या इवन यूपीएससी और बीपीएससी में भी, यूपीएससी और बीपीएससी में भी इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं मेरे गौती की क्लास में और गौतम कुमार के साथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला है, हम आप मेरे साथ बने रहिए। आज का हमारा पहला है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं ना, जो भी सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा। सबसे पहले जो प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज का उपयोग किया गया था? भाषा मतलब लैंग्वेज, तो वह है फोटोन। और फोटोन भाषा का उपयोग किया गया था सबसे पहले कंप्यूटर में। आगे सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे कहते हैं। मतलब कि देखो, ये एक लैंग्वेज है, सी भी एक लैंग्वेज है, बेसिक भी एक लैंग्वेज है, कोबोल भी एक लैंग्वेज है और जावा भी लैंग्वेज है। ये कैसा लैंग्वेज है? तो ये एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर हमेशा से हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। मतलब कि ये चारों हाई लेवल लैंग्वेज है। आगे चलते हैं। अगला है कंप्यूटर भाषा फोटोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? जो फोटोन है कौन से क्षेत्र में उपयोगी है? मतलब फोटोन से हम लोग कौन सा यूज करते हैं? तो फोटोन विज्ञान के लिए उपयोगी है और साथ में मैथ के लिए उपयोगी है। मैथ्स के लिए उपयोगी है बहुत ज़्यादा। और इसका यूज कोई ये नहीं है कि बहुत लिमिटेड है। आप साइंस में भी कर सकते हैं, मैथ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐप बनाने में भी कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप फोटो का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है डीवीडी। ये डीवीडी डीवीडी उदाहरण है। मतलब डीवीडी किसका उदाहरण है? तो ये एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। जो डीवीडी होता है ये ऑप्टिकल डिस्क होता है, ये उसी का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टेली प्रोसेसिंग तथा तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो ये सबसे पहले जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, और टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था। आगे चलते हैं। अगला है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि कंप्यूटर आपका पहले से ऑन है, ठीक है, और आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दिया, तो उसे आप क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में वॉर्म बूटिंग बोलते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं वॉर्म बूटिंग। आगे बढ़ते हैं। जब हम पहली बार कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो उसे बूटिंग बोलते हैं। जब कंप्यूटर रीस्टार्ट हो सॉरी जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है तो उसे हम लोग बूटिंग बोलते हैं। और जब लोग कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट मारते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉर्म बूटिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन है? कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक ना, आखिर उसे इंटरनेट को कौन से लैंग्वेज के उपयोग से बनाया गया है? मतलब कि कौन से लैंग्वेज का यूज किया गया है जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से इंटरनेट से माध्यम से जुड़ पाते हैं? तो वो है जावा। जावा का नाम सुना ही होगा। जावा के थ्रू ही हम लोग इंटरनेट से जुड़ पाते हैं। आगे चलते हैं। सी रे। सी रे क्या है? सी रे ये क्या है? तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। जो सिरे है एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। आगे चलते हैं। आप मुझे बताइए कि कंप्यूटर में अनवरल विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? मतलब कि कंप्यूटर में अनवरल विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका कहने का मतलब है ना कि कंप्यूटर में कंटिन्यू जो बिजली सप्लाई होता है वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है? तो वो होता है यूपीएस के थ्रू। यूपीएस के थ्रू कंप्यूटर में कंटिन्यू बिजली का सप्लाई होता है। ये उसके बारे में बोल रहा है। ओवरऑल का मतलब होता है बिना रुके हुए जो विद्युत का आपूर्ति होता है उसके बारे में बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल में होता है? आखिर जो फाइल का जो एक्सटेंशन है, मतलब होता है ना डॉट PDF हुआ, फिर उसके अलावा डॉट JPG, डॉट PNG, है ना, फिर डॉट PPT होता है ना। मतलब ये जो ये है, ये सब फाइल एक्सटेंशन है। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका हम फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इन सब का जो प्रयोग करते हैं, ये सब जो एक्सटेंशन है इसका यूज हम करते हैं फाइल के टाइप को बताने के लिए कि भाई ये जो फाइल है ये किस प्रकार की फाइल है। क्या ये PDF फाइल है,
ये जेपीजी फाइल है, ये पीएनजी फाइल है, ये पीपीटी फाइल है ना। ये ऐसे बहुत तरीके का फाइल होती है, इसलिए इसे बोलते हैं कि इसका यूज हम फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, ये वाला है, ये कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की का कहने का मतलब जो लिखा हुआ होता है ना, F1 F2 F3, मतलब कि जो F1 होता है ये फंक्शन की होता है। तो कंप्यूटर में ये इसका नंबर कितना होता है? तो अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखेंगे तो उसमें कुल मिलाकर ये बढ़ते जाएगा, ये F12 पे जाता है। फंक्शन की 12 होता है, फंक्शन की 12 होता है, ये सबसे पहले रो में ही देखने को मिल जाता है। हम लोग के कीबोर्ड में फंक्शन की 12 होता है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जाहिर सा बात है, कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। एक वैसा कंप्यूटर जिसे हम घर में यूज करते हैं, एक वैसा कंप्यूटर जिसे हम बाहर यूज करते हैं। हम लोग इसी बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर को बांटते हैं। अब आप उससे ज़्यादा गहराई में मत जाइए, नहीं तो भाई कंप्यूटर बहुत सारे टाइप के निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम लोग कंप्यूटर में कब यूज करने लगे? माइक्रो प्रोसेसर का हमने यूज कब शुरू कर दिया? तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हमने चौथी पीढ़ी में शुरू कर दिया। चौथी पीढ़ी में हमने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कंप्यूटर में शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइन वाले कोड को क्या कहते हैं? तो ये इसके बारे में बोल रहा है। ये जो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, जो ऐसा बहुत सारा जो लाइन बना होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको हम बार कोड बोलते हैं, जिसको हम लोग स्कैन करते हैं, है ना। तो इसे हम लोग बार कोड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? भाई इसका सामान्य मॉडम होता है। मॉडम को हम लोग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। देखो मॉडम का इस्तेमाल आपके समय में मतलब आप देख ही लोगे, ऐसा बात तो नहीं है कि ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत अब ख़त्म ही हो गया समझो मॉडम का इस्तेमाल तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेल, हाँ, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। मतलब ये एक्सेल के बारे में जो MS ऑफिस, जो आप MS ऑफिस का यूज करते होंगे, तो आप वहाँ पे एक्सेल का EXEL आप वहाँ एक्सेल को देखे होंगे। तो यहाँ पे वर्कशीट बनाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लाइन होता है, ऐसा बहुत सारा लाइन होता है, और इसी लाइन के बीच में आपको काम करना होता है। तो ये क्या है? ये यहाँ ये एक तरह का वर्कशीट है जहाँ कि आपको काम करना होता है। आगे बढ़ते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल, ORECAL, ओरेकल। ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक तरह का डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। अब आगे बढ़ते हैं। अब डाटाबेस मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये आप खुद से सर्च कीजिए डाटाबेस। पास्कल क्या है? तो भाई एक बार में लगता है पास्कल, भाई ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अगर हम साइंस पढ़ रहे हो तो हम ये बोलते हैं कि जो पास्कल है प्रेशर का यूनिट है, लेकिन नहीं। अगर हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो पास्कल कंप्यूटर की भाषा है, जो पास्कल एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करने या निकलता है, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या फिर बाहर निकलता है। मतलब कि ये वैसा पॉइंट को पूछ रहा है कि वो कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिसके थ्रू डाटा कंप्यूटर में आता भी है और उसके थ्रू डाटा कंप्यूटर से बाहर भी जाता है ना। तो वो कौन सा पॉइंट है? तो उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू डाटा आता भी है, जिसके थ्रू डाटा जाता भी है। जैसे अब आपको टर्मिनल के बारे में क्या बता, आप USB पोर्ट देखे ही होंगे। USB पोर्ट, आपने USB पोर्ट देखा ही होगा, PORT USB पोर्ट। तो उसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा डाल भी सकते हैं, उसके थ्रू कंप्यूटर डाटा को बाहर भी भेज सकते हैं। ये वही बोल रहा है। आगे चलते हैं। ओ सॉरी, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, सॉरी भाई, सॉरी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे, ठीक है ना। आगे है कि सेलफोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो जो सेलफोन में, जो हम लोग का जो मोबाइल होता है ना, मोबाइल में हम लोग किस तरीके का स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं? तो हम लोग सेलफोन में, जो अभी के समय ये सेलफोन है, इसमें कैसा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें हम लोग फ्लैश मेमोरी का यूज करते हैं। फ्लैश मेमोरी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। वो जो आप पेन ड्राइव देखे हैं ना, पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, कार्ड रीडर हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया,
मेमोरी कार्ड जो भी ये भी जो भी इस तरह का जो डिवाइस है, जो भी स्टोरेज डिवाइस, उसको हम लोग फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। तो क्वेश्चन अजीब लग रहा है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, हाँ ठीक है। हाँ, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, मतलब कि हमने कोई भी एक कंप्यूटर ऊपर फाइल बनाया, ठीक है ना, तो वो हमको स्क्रीन पर दिखता है। तो यही बोल रहा है कि जो भी हम वर्ड में मान लें कि कुछ हम बनाए हैं, वर्ड में हम कुछ हम डाटा बनाए हैं, कोई कुछ नाम पता या फिर अपना रिज्यूम ही क्यों नहीं बनाया है, तो वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। जो कि हमें दिख रहा है वो आउटपुट के फॉर्म में। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। मान लीजिए कि अगर हम इसी को अगर प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होकर पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा प्रिंटर के थ्रू। ये प्रिंटर के थ्रू पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट होगा, लेकिन प्रिंटेड फॉर्म में। या फिर इसको आप हार्ड कॉपी भी बोल सकते हैं। अब ये एक प्रिंटेड हार्ड कॉपी है, या फिर या फिर प्रिंटेड आउटपुट है, दोनों बात सेम है। आगे चलते हैं। अगला ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का यही मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है। होता है ना कि क्या कि जब भी हम लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सीखिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड्स होता है, कुछ ऐसा वर्ड्स होता है जिसका इस्तेमाल आप उस लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड होता है उस वर्ड का यूज करना, क्योंकि वो उसमें काम नहीं करता, इसलिए उसको यूज करने से मना किया जाता है। तो जो भी ऐसा वर्ड्स होता है उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो क्या बोलते हैं? उस वर्ड को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड। मतलब ये सारा वर्ड रिजर्व है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या है? रिजर्व वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर रिकॉर्ड के समूह में मतलब कि देखो, जो कि आपका हार्ड ड्राइव होता है, ठीक है, मतलब जो हार्ड ड्राइव है आपका, मतलब कि आपका जो भी हार्ड ड्राइव है, ठीक है, हार्ड ड्राइव छोड़ दो भाई, आपका एक पेन ड्राइव है, ठीक है, और आपका पेन ड्राइव में चाहे बहुत सारे मूवीज़ होंगे या फिर बहुत सारे गाने होंगे, ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो आपका पेन ड्राइव को मैं क्या बोलूँगा? तो मैं आपके पेन ड्राइव को तो मैं एक फ्लैश मेमोरी बोल ही सकता हूँ, और साथ में जो फ्लैश मेमोरी को हम डाटाबेस बोल सकते हैं। मतलब कि वैसा स्टोरेज है, वैसा जगह जहाँ कि हम अपने बहुत सारा डाटा को रखते हैं, उसे हम लोग डाटाबेस बोलते हैं। तो ये भी वही बोल रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को, मतलब कि यहाँ पे हमने अपना सारा रिकॉर्ड रखा है, तो वैसा जगह जहाँ कि हम लोग अपना सारा डाटा को स्टोर करते हैं, उस जगह को हम लोग डाटाबेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटाबेस बोलते हैं। ये डाटाबेस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो देखो, ये कहने का मतलब ये है ना कि देखो, ये होता है कंप्यूटर का डिस्क है, कंप्यूटर का डिस्क या फिर डीवीडी का डिस्क है, ठीक ना, ऐसा ही होता है। तो इसमें बहुत सारा ट्रैक होता है, बहुत सारा सेक्टर होता है, और ये बहुत सारे लेवल में होता है, और इसमें बहुत सारा लेवल बना हुआ, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेवल बना हुआ आता है। उसमें एक ट्रैक होता है, उसमें एक सेक्टर होता है। तो जो भी हम लोग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करते हैं, उस प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, मतलब दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन है? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क अपर्नेट। क्या है? अपर्नेट विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क है। आगे चलते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है कि नहीं? मतलब जो एक मदरबोर्ड है उसमें ऐसा क्या है कि जो कि सीपीयू के दूसरे पुर्जे से उसको जोड़ता है, ये है मदरबोर्ड है। और इसके अलावा बाकी का कंपोनेंट है। तो मदरबोर्ड से ये सब कैसे जुड़ता है? तो ये सिस्टम बस है। एक सिस्टम बस होता है जो कि यहाँ से यहाँ कंटिन्यू ट्रैवल करता है, फिर यहाँ से यहाँ कंटिन्यू ट्रैवल करता है। मतलब कि डाटा का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है, फिर यहाँ से यहाँ होता है। तो इसी को हम लोग सिस्टम बस बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। यूनिक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, उसका यूज हम लोग करते हैं वेब सर्वर में। वेब के सर्वर को जब भी हम लोग बनाते हैं
या फिर सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तब हम लोग जाके यूनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे नॉर्मल विंडोज़ काम नहीं आता है, WX वहाँ पे काम नहीं आता है। आगे आगे चलते हैं। एक्सेल, अब यहाँ पे बोल रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो वहाँ के XLE होता है ना। जैसे जो भी PDF होता है, जब हम बोलते हैं कि भाई ये PDF फाइल है, ये PDF है, मतलब वो .PDF होता है, मतलब ये PDF के को ये बताता है कि ये PDF के तरह का फाइल है। जो भी फोटो होता है, जो भी फोटो खींचते हैं वो होता है JPG में, JPGE। कोई फोटो JPG में नहीं होता है तो वह PNG में होता है, ये PNG में होता है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये फाइल का टाइप को दिखाता है। तो उसी तरह जो XLE है, ये भी फाइल का टाइप को बताता है कि ये ऐसा फाइल का टाइप है जो कि एक्सेल का कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये ऐसा बताता है। आगे बढ़ते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वह क्यों होता है फिर देखते हैं। देखो, डाटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। देखो, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दोनों का मतलब होता है। तो रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम वोलेटाइल मेमोरी इसलिए होता है क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर बिजली चला गया तो आप दोबारा उसको वापस नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा है कि इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि रैम, मेरा डाटा तभी तक रैम में रहता है जब तक कंटिन्यू पावर सप्लाई आता रहता है, मतलब कि जब तक मेरा कंप्यूटर ऑन रहता है। अगर हमने वो अपने उस फाइल को अगर सेव नहीं किया, रैम सेव करने का मतलब तो होता है कि रैम से रोम में ले जाना अपना फाइल को, और एक बार बिजली कट हो गया तो हमारा वो फाइल भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है ईमेल पते के। अब ईमेल पते के दो भाग कौन कौन होते हैं, ठीक है। अब ईमेल का जो पता होता है उसका तो दो नाम होता है। जो मतलब दो भाग होता है, कौन कौन सा होता है। पहला है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन। कहने का मतलब है कि कोई भी हम एक ईमेल आईडी लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि शुरू में, चलिए हम अपना ही नाम ले लेते हैं ना, GAUTAM गौतम @gmail.com ले लिए। तो देखो यहाँ पे बोला कि दो भाग है। पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है। ये गौतम पहला नाम, जो कि भाई ये है प्रयोक्ता का नाम को दिखाया, मतलब ये मेरा नाम है कि मैंने इस नाम से ईमेल आईडी बनाया है। और ये तीसरा है डोमेन नेम, जीमेल नेम, जो कि डोमेन के बारे में बता रहा है कि मतलब ये डोमेन कहने का मतलब ये है कि मैं किस कंपनी के मेल का यूज कर रहा हूँ, मैं किस कंपनी के मेल का यूज कर रहा हूँ, है कि नहीं तो gmail.com भी होता है, hotmail.com भी होता है, बहुत सारा .com होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जीमेल कहने का मतलब होता है कि मैं गूगल के डोमेन का यूज कर रहा हूँ, गूगल की कंपनी है और उसके मैं डोमेन का यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए ये gmail.com है। बात समझे। इसलिए जीमेल में अगर आपका भी जो जीमेल आईडी होगा उसमें ये दो हिस्सा जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब कौन से प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, मतलब एक स्ट्रोक में एक प्रिंटर। मतलब कि जो नॉर्मली हम लोग के घर में जो भी प्रिंटर जो इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मतलब कि हम लोग के घर का जो प्रिंटर का ये ऊपर में ग्लास होता है ना, ये ग्लास होता है कंप्यूटर से मान लीजिए ये प्रिंटर ही है, ग्लास को छोड़िए, ये प्रिंटर ही है, ठीक है। ये प्रिंटर है। हम ऊपर से कुछ दिए प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर में भेजे, तो जो हम लोग का जो प्रिंटर होता है तो वो एक वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट करता है। कहने का मतलब होता है कि पहले ये इस रो में आने वाला जितना भी चीज़ होगा, पेपर तो हम लोग ऐसे डालते हैं ना, सॉरी भाई, मतलब पेपर ऐसे डालते हैं, ठीक है। और ये नीचे से प्रिंट होना शुरू होता है, ठीक है। अब ये पेपर है, तो जब भी हम पेपर डालेंगे तो सबसे पहले मतलब कि पेपर अभी यहाँ पे चला गया, पेपर यहाँ से प्रिंटर में से अब प्रिंटर अंदर चला गया, तो सबसे पहले नीचे से प्रिंट होना शुरू होता है। तो इस रो में जितना अक्षर एक बार प्रिंट हो जाएगा, फिर जितना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, एक बार में यहाँ पूरा प्रिंट होते चला जाएगा। पहले यहाँ से प्रिंट होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ से प्रिंट होकर यहाँ पर आएगा और धीरे धीरे करके निकलता चला जाएगा। तो ये अलग प्रिंटर होता है जो कि हम लोग घर में होता है। लेकिन जो ऑफिस में होता है या फिर बहुत ही जहाँ पे थोड़ा काम अलग लेवल का होता है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गया,
वहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहने का मतलब होता है कि ये अगर आपका A4 साइज का पेपर है तो एक बार में केवल एक अक्षर को ही लिखेगा, अगला बार में अगला अक्षर को लिखेगा, तीसरा बार में तीसरा अक्षर को, चौथा बार में चौथा अक्षर को लिखेगा। यहाँ पे यहाँ पे प्रिसाइज का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, समझे। इस प्रिंटर का यूज़ कहाँ पर होता है? इस प्रिंटर का यूज़ हम लोग रेलवेज में करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, एयरलाइंस में करते हैं। घर में इस प्रिंटर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, घर में नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। आगे, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। देखो, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर भाई अभी आप एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक से इस्तेमाल करते करते अचानक से वो रिस्टार्ट ले ले, तो भाई आप भी सोचेंगे कि भाई जो ये हो का गया हो, है ना, कि क्या हो गया कि भाई बिना कुछ किए हुए कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया, क्यों? तो ऐसे में ज़्यादातर चांस होता है कि आपके कंप्यूटर में ज़रूर वायरस लग गया है, इसलिए कंप्यूटर अपने आप को रिस्टार्ट कर रहा है, और कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, उस नेटवर्क के टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। अब इसको मेश बोलते हैं भाई। उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? बल्कि कोई भी ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, प्रत्येक संभावना नोड में द्विदिशीय कोड़ी होते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से हम कभी भी दो दिशा में जा सकते हैं। कहीं ये वैसा पॉइंट के बारे में बोल रहा है जहाँ से हम कभी भी किसी भी दो दिशा के बारे में जा सकते हैं, उसको हम लोग मेश बोलेंगे। मेश का मतलब होता है आपस में फंसा हुआ, ये है, इधर भी जा सकते हैं, 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 उसको मेश बोलते हैं। आगे चलते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, भाई आखिर वो कौन सा भाषा था कि जब हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल कर लिया, अब भाई प्रोग्राम लिखने का बारी आया कि भाई कंप्यूटर को से बात कैसे करेंगे, कंप्यूटर को सिखाएंगे कैसे, तुम्हें क्या करना है। तो उसके लिए हमने एक लैंग्वेज बनाया जिसका नाम रखा फोटोन। क्या रखा? फोटोन। फोटोन सबसे पहला लैंग्वेज था, या फिर सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज है। आप फोटोन को सबसे पहला हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकते हैं, या फिर कंप्यूटर का पहला भाषा भी समझ सकते हैं जिसका इस्तेमाल किया गया था। आगे चलते हैं। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? आप .do से देखो, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो नाम सुना ही होगा, जैसे कि आप वर्ड में कोई काम कर रहे हैं तो .do से, अगर आप PDF में कोई काम कर रहे हैं तो अगर आप PPT में कोई काम कर रहे हैं तो .ppt, अगर आप PDF में कोई अगर आप PDF बना रहे हैं तो .pdf, है ना। अगर आप फोटो में काम कर रहे हैं तो .jpg या फिर PNG। अगर वीडियो में का काम कर रहे हैं तो MP4, नहीं तो MKV। मतलब ये क्या है, ये जो सारा जो लास्ट का चीज़ है ये फाइल के एक्सटेंशन दिखाता है कि भाई आपका फाइल कौन से टाइप का है। तो उसी तरह से .doc कहने का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट है। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? मतलब कि भारत में सबसे पहले कौन सा वायरस आया था? वो था सी ब्रेन नाम का वायरस भारत में सबसे पहले आया था। आगे बढ़ते हैं। वो सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए वैसा सर्किट के बारे में बात कर रहा है, कोई भी सर्किट है, ठीक है ना, जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। बहुत सारे चिप होता है ना, ऐसा चिप तो देखे ही होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको मदरबोर्ड बोलते हैं ना भाई, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल, जंक का मतलब आप समझ रहे हो, जंक का मतलब वो वैसा जो कि फालतू है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? वो स्पैम कहते हैं। जंक ईमेल को स्पैम बोलते हैं। जो भी जंक ईमेल आएगा हमेशा से स्पैम फोल्डर में ही आता है, स्पैम फोल्डर में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैड सबका संबंध कंप्यूटर से किससे है? तो डिजाइन से है। कैसे भाई? देखो, आपने एक नाम सुना होगा ऑटो कैड, AUTO, ऑटो कैड। अब ऑटो कैड का यूज क्यों करते हैं भाई? डिजाइन बनाने के लिए, जैसे कि हमको सर्कल बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो ये तो खैर ऑटो कैड सबसे छोटा काम है, तो कहीं भी आप बना, आप तो इसको डॉस में भी बना सकते हैं। मेन काम क्या है कि भाई आपको क्या बनाना है? भाई आपको एक्चुअल में बनाना है, क्यूब बनाना है। तो क्यूब को कैसे बनाएंगे? क्यूब को इससे बनाएंगे,
बनाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया क्यूब। आपको नट बनाना है। नट आप कैसे बनाइएगा? नट को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या समझे? आपको नट इस तरह से बनाना पड़ेगा। जो जितना भी डिजाइनिंग का काम होता है, अगर आपको कार का डिजाइन करना है, घर का डिजाइन करना है, स्कूटर का डिजाइन करना है, साइकिल का डिजाइन करना है, दुनिया में किसी भी तरह का आप डिजाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ऑटो कैड में कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वही कैड शब्द है जो कि ऑटो कैड से जुड़ा हुआ है। इसका यूज हम लोग डिजाइन में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एएलयू। एएलयू का पूरा नाम देखो। ए का मतलब होता है अर्थमेटिकल, एल से लॉजिकल, यू का मतलब होता है यूनिट। मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट को हम लोग एएलयू बोलते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं। अगला है गूगल। क्या है? तो गूगल क्या है भाई? एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। अब सर्च इंजन कहने का मतलब ये होता है कि ये एक इंजन है। ठीक है, मान लेते हैं एक इंजन है जिसमें आपका सवाल का लोड होता है, आपका सवाल का बोरा होता है। अब ये जाता है पूरी दुनिया में घूमता है। इसका काम है पूरी दुनिया में घूमना भाई। अब ये घूमने के दौरान आपके जो भी सवाल पूछे हैं उसका जवाब इसको जहाँ मिल जाए, ये वहाँ से जवाब लेके आ जाता है। तो इसलिए गूगल को हम सर्च इंजन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं चक्का तो बनाया ही नहीं यार इसका। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है वह कहलाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वो क्या कहलाता है? मशीन लैंग्वेज। देखो, अब हम इंसान लोग के पास एक भाषा है। हम लोग एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का भाषा समझते हैं, है ना भाई? कोई हिंदी बोलता हो, कोई अंग्रेजी बोलता होगा, अगर हम लोग गली मोहल्ले में बात करें तो हम दोनों का भाषा एक जैसा है, आपस में हम बात कर लेते हैं और एक दूसरे बात समझ भी लेते हैं। लेकिन हम इंसान हैं। अब इंसान को कंप्यूटर से बात करना होगा तो भाई कैसे बात होगा, है ना? तो इंसान कंप्यूटर से कैसे बात करेगा? तो उसके लिए एक भाषा चाहिए। तो उसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो मशीन, MACHINE, मशीन, LEVE, लेवल। हम उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बोलेंगे या फिर मशीनी भाषा बोलेंगे, सब एक जैसा है। आगे चलते हैं। ठीक ना? अब अगला बोल रहा है कि वाइट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या होता है? पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट, POINT, पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या होता है? मतलब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस करने का मतलब होता है कि इसको कोई एक ऐसा चीज़ चाहिए जो कि कहीं भी मतलब कि वैसा डिवाइस जो कि पूरी स्क्रीन पर घुमा सके। और पहले एक हाथ आप देखे ही होंगे, एक ऐसा सिंबल आता है बन के। तो ये कहीं भी पॉइंट पे किसी भी चीज़, पॉइंट करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दिखाना है। और ड्रॉ का मतलब होता है कि उससे कुछ भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, चाहे कुछ लिखना हो, कुछ बनवाना हो, कहीं पे क्लिक करना हो। तो ये सारा काम किसका होता है? माउस का होता है। तो माउस का जो कर्सर होता है वो पॉइंट एंड ड्रॉ होता है कि मतलब उसे कहीं भी माउस को अपने मर्जी से मूव भी करवा सकते हैं, और उससे कुछ भी ड्रॉ भी कर सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह के एक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसीलिए माउस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। आगे चलते हैं। अगला है अगला है लिनक्स। क्या है? लिनक्स एक उदाहरण है। सॉरी, लिन लिंक्स क्या है? लिंक्स एक उदाहरण है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो लिनक्स है। लिनक्स एल आई जो लिनक्स है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका यूज कोई भी कर सकता है। ओपन सोर्स जैसे OBS एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब होता है फ्री फॉर ऑल। वैसा सॉफ्टवेयर जो कि सभी के लिए फ्री है उसी को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसी तरह से लिनक्स भी है एक पूरे तरीके से फ्री फॉर ऑल सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रैकबॉल। किसका उदाहरण है? ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? ये है पॉइंटिंग डिवाइस का। जो ट्रैकबॉल होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। क्या बताए इसके बारे में? यही है ट्रैकबॉल, कुछ भी बोल दो। आगे बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं सर्किट बोर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है
उसको सर्किट बोर्ड बोलते हैं भाई। इसमें जो भी थिन प्लेट होता है ना, इसी को बोलते हैं सर्किट बोर्ड। आगे चलते हैं। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट किया जाता है? किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट किया जाता है? स्ट्रोक का मतलब होता है कि आगे यहाँ पे अटैक करता है, एक अटैक यहाँ पे करता है, एक अटैक यहाँ पे करता है, तब जाके यहाँ पे ए लिखा था, तब जाके यहाँ पे बी लिखा था, तब जाके यहाँ पे सी लिखा था, है ना। ये यहाँ पे चोट करता है, मतलब इसके ऊपर मुहर होता है, स्टम्प वाला बात होता है। तो यही एक बार में इसको प्रिंट कर, एक बार इसको जैसा ठीक टाइपराइटर में होता है कि वो चोट करता है तब जाके एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ऐसा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में यहाँ, एक बार में यहाँ, एक बार में यहाँ, एक बार यहाँ, फिर इतना 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 करेगा, इस तरीके से ही करेगा। इक्वल रो और इक्वल कॉलम में ही करेगा। वहाँ सब कुछ प्री डिफाइन होता है कि कितना रो करना है, कितना कॉलम जाना है, उस तरीके से। अगला चलते हैं, हमारा आज का आखिरी आ गया। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? वैसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? हार्डवेयर कहने का मतलब होता है कि भाई हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। ऐसा कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सब को नियंत्रित करता है, मतलब सबको कंट्रोल में रखता है? तो वो तो सिस्टम सबको अपने कंट्रोल में रखता है। सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, अब सिस्टम को आप कंप्यूटर पूरा मत बोल दो, जो सिस्टम है सबको कंट्रोल में रखता है। देखते हैं। अच्छा, ये हम लोग को आखिरी ही है, तो ठीक है, ये वीडियो आज के लिए यहीं पे ख़त्म होता है। तो ठीक है, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बने रहिए। क्या बोलेंगे? चलिए फिर मिलते हैं।